माई सेल्फ डॉक्टर सारंग सुरेश, और इसकी हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। होप सो रिकॉर्ड हो जाए, पिछली बार की तरह एरर ना आ जाए, कोशिश तो यही है। फरवरी 2024 का पेपर लास्ट टाइम डिस्कस किया था, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। सिर्फ साउंड रिकॉर्ड हुआ था, वीडियो नहीं आई थी, तो मैंने फाइल वो शेयर कर दिया था ग्रुप्स में। अभी जो हम डिस्कस करेंगे अगस्त 2024 का एमएम का शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन है। आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं, Q&A बॉक्स है उसमें शेयर कर सकते हैं, या फिर आप वॉइस अपनी माइक में ओपन कर दूंगा एट द एंड ऑफ सेशन, फिर हम डिस्कस कर लेंगे आपके क्वेश्चंस। तो इसमें क्वेश्चंस जो मैंने रेफरेंस के थ्रू बनाए हैं बुक से, वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था इसमें, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैड कैम। अब काफी लोग इसमें सिर्फ इम्प्रेशन का लिख के आए थे। पिछली बार जो कुछ लोगों से मैंने डिस्कस किया था कि डिजिटल इम्प्रेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के वो लिख के आए थे। ओवरऑल कैडकेम में ज्यादातर वही चीज होती है जो तीन होते हैं कंपोनेंट्स। एक तो इम्प्रेशन का कंपोनेंट जो यूजुअली डेंटिस्ट यूटिलाइज करता है, बाकी जो दो कंपोनेंट्स हैं लैब वाले भी करते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो इसमें एस्थेटिक इनलेज एंड ऑनलेज के चैप्टर नंबर 19 समिट में इसका आंसर दिया गया है कि कैडकेम के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या हैं। आर्ट एंड साइंस में भी लिखा हुआ है, तो मैंने ये जो एसीक्यू बनाया है वो आर्ट एंड साइंस और समिट के जॉइंट इसमें बनाया है। एडवांटेजेस यही है कि पेशेंट का टाइम बचता है, बार बार इम्प्रेशन नहीं होता, लैब के वेट नहीं होता, आप रिस्टोरेशन सिंगल अपॉइंटमेंट में कर सकते हैं। कन्वेंशनल इम्प्रेशन कोई मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं होती, ट्रे की ज़रूरत नहीं होती, टेम्पररी रिस्टोरेशन की नीड नहीं होती, आप सिंगल विजिट में सब चीज़ें कर सकते हैं। लेबोरेटरी की नीड नहीं होती, अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम चलाना आता है, कैडकेम डिज़ाइनिंग वगैरह आती है, तो लैब की भी नीड नहीं होगी। जस्ट इम्प्रेशन लेंगे बना के और प्रिंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं। डिसएडवांटेजेस यही है, टेक्निक सेंसिटिव है, सीखने में टाइम लगता है। अक्लूजर रिलेशनशिप आप आइडियली नहीं रिकॉर्ड कर सकते, स्टैटिक कर सकते हैं, बट एक्सकर्सिव मूवमेंट या डायनामिक अक्लूजर रिलेशनशिप आप यूज नहीं इसको कर सकते एनालाइज। कॉस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा है। करंटली जो पाकिस्तानी मार्केट में इसकी चार्जेस है तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए तक ये सेंसर आता है, इसकी वजह से ये एक डिसएडवांटेज है। देन क्वेश्चन था, एक क्लिनिकल सिनेरियो था जिसके एट द एंड में यही था कि व्हाट इज टटल नम नाउ। टटल नम नाउ ये चैप्टर नंबर 6 पेन कंट्रोल पीओपी से लिया गया है। इसकी डेफिनेशन लिखनी है इसमें। द टटल नम नाउ इज एन इंट्राओसियस एनेस्थेटिक डिलीवरी सिस्टम, सेप्टोडोंट कंपनी का है। इट कंसिस्ट ऑफ सेप्टोडोंट एवोल्यूशन नीडल, इसमें स्कैल्पल ब्लेड की में जो बेविल होता है ना उसकी जैसे इसमें नीडल है जो उसको गाइड करती है, और 90 डिग्री तक हम उसको बेंड भी कर सकते हैं, और इजीली हम बोन को पेनिट्रेट करके इंट्राओसियस इंजेक्शन दे सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 6 से लिया गया था। कॉर्टिकल बोन को ये क्योंकि आपके ब्लेड की तरह है, इजीली परफोरेट कर देगा और कैंसिलियस बोन में चला जाएगा। इसको सेपरेट कर टूटने के चांसेस इसमें कम होते हैं क्योंकि ये पूरा मैकेनिज्म एक ही उस नीडल में बनाया गया है उसका। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर डिस्कार्डिंग और रिप्लेसिंग एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स। ये चैप्टर नंबर 10 नॉन सर्जिकल रिट्रीटमेंट, आपका पीओपी से ये भी क्वेश्चन निकला था। एग्जैक्ट गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, थ्योरेटिकली इनको बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखी हुई, लेकिन उसको अब बुलेट पॉइंट्स में लिखना है आपने एसीक्यू के। एक फ्लॉज हैं, जस्ट लाइक फाइल्स से अगर खुल गए हैं, अनवाइंडिंग हो गई है, तो वो आपको फेंक देने हैं। अगर आप प्री कर्विंग के टाइम ज्यादा ओवर कर्व हो गया है फाइल, या ड्यूरिंग फाइलिंग के टाइम आपका फाइल ज्यादा बेंट हो गया है और एक शार्प कर्वेचर आपको नजर आ रहा है, तो वो भी आपको फेंकना है, यूज नहीं करना। एक्सेसिवली सेम बेंट कर दिया है, प्री कर्व कर दिया है, या आपने फाइल निकाला, नया फाइल यूज करते हुए किसी चीज से अटक गया और बेंड हो गया, वो भी आपने फेंक देना है, उसके भी टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और करो अगर आपकी रिपीटेड ऑटोक्लेविंग की वजह से करोजन नजर आ रही है, तो वो भी फाइल्स आपने यूज नहीं करने होते।
या टिप्स उसकी डिफेक्टिव हो गई हैं, या आप कंपेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बार बार हीट करके कॉम्पेट कर रहे हैं जीपी को, वो भी आप यूज नहीं कर सकते नेक्स्ट पेशेंट में। Third was, what are the risk factors for the development of bisphosphonate associated osteonecrosis of the jaw? ये भी आपके चैप्टर नंबर 5 केस असेसमेंट ट्रीटमेंट प्लानिंग में एग्जैक्ट टेबल दी गई है पीओपी में। उसमें बॉक्स नंबर 5.3 है जो आपको मिल जाएगी चैप्टर जो करंट एडिशन है पीओपी का। रिस्क फैक्टर्स ये हैं कि अगर बिस आईवी लाइन वाली बिस्फास्फोनेट ले रहा है मोर देन 2 to 3 years, पेशेंट को कैंसर की हिस्ट्री है, ऑस्टियोपोरोसिस या पेगेट डिजीज है, या अगर आपकी डेंटल प्रोसीजर हुआ है वो ट्रॉमेटिक हुआ है, कंजर्वेटिव नहीं हुआ, पेशेंट की एज मोर देन 65 ईयर्स है, अगर पेरियोडोंटाइटिस का पेशेंट है, या फिर क्रोनिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूजर है, जाहिर है उसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, स्मोकिंग और डायबिटीज के केसेस में ये सारे फैक्टर्स आपको इंक्रीज करते हैं बिस्फास्फोनेट ऑस्टियोनेक्रोसिस में। लेकिन ये सारे फैक्टर्स तब इंप्लीमेंट होंगे जब पेशेंट आईवी लाइन पे अगर बिस्फास्फोनेट ले रहा है। तो मेन जो आपका रिस्क फैक्टर है वो यही है। ओरल पे इतने सारे इफेक्ट्स नहीं आते, आईवी लाइन पे ये फिर इफेक्ट करते हैं इस पे। देन उसी में पार्ट बी था क्वेश्चन का, हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मेडिकेशन रिलेटेड ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉ एसोसिएटेड विद एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। ये भी चैप्टर नंबर 5 केस असेसमेंट ट्रीटमेंट प्लानिंग में लिखा गया है कि कैसे उसकी प्रिवेंशन करें। एक तो 1 मिनट के लिए क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश देंगे ताकि ओरल कैविटी का बैक्टीरियल लोड कम हो जाए। कोशिश करेंगे वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स कम से कम यूज करें ताकि आपकी वेजो ऑक्लूजन ना हो और ब्लड सप्लाई ना कंप्रोमाइज हो। एसेप्टिक कंडीशंस में वर्क करेंगे क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो गया तो ऑलरेडी पेशेंट इम्यूनो कंप्रोमाइज होता है, उसमें तो चांसेस होते कि ऑस्टियोनेक्रोसिस हो जाए। कोशिश करेंगे कि ब्लीडिंग कम से कम हो और सॉफ्ट टिश्यूज आपके लेसरेट ना हो, जिंजाइवल टिश्यूज को डैमेज नहीं करना। पेटेंसी मेंटेन नहीं करनी होती, इस पे ज्यादातर बीसीक्यू भी आता है आपके आईएमएम में कि अपिकल पेटेंसी मेंटेन नहीं होती, क्योंकि जिस भी पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में कोशिश करें अपिकल पेटेंसी मेंटेन ना करें, रिस्क ऑफ डेब्रिस एक्सट्रूशन होगा तो वो आपके सिस्टमिक सेप्टिसीमिया बैक्टीरिया कराएगा। कोशिश करें ओवर एक्सटेंशन ओवर फिलिंग ना करें, कोई भी चीज दांत के बाहर ना निकालें, सिस्टम में ना चल जानी चाहिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, एक सिनेरियो थे उसमें कुछ एक या दो पार्ट का एसक्यू था जिसमें बैक्टीरिया परसिस्टिंग इन द रूट कैनाल आफ्टर केमोमैकेनिकल प्रोसीजर, व्हाई बैक्टीरिया नॉट कॉज री इन्फेक्शन। तो ये चैप्टर नंबर 15 माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एंडोडोंटिक इन्फेक्शन पाथवे ऑफ पल्प में दिया गया है। उसमें ये फैक्टर्स हैं कि आपने रूट के केमोमैकेनिकल प्रिपरेशन कर ली, बैक्टीरिया भी कुछ रह जाते हैं कभी कभी केसेस में, लेकिन फिर भी पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होता। आपने देखेंगे काफी रूट कैनाल अच्छी भी नहीं होती लेकिन पेशेंट काफी सालों साल और की रूट कैनाल चलती है, कोई इनको इन्फेक्शन नहीं होता। तो उसके क्या काजेज हैं? तो एक तो नंबर फर्स्ट जो काज है कि जो आपके बैक्टीरिया हैं ऑब्चुरेशन के बाद जो ऑब्चुरेशन के टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। या फिर जो बैक्टीरिया अगर बच भी गए तो उनकी अगर आपने ऑब्चुरेशन अच्छे से कर ली है और कहीं भी लीकेज नहीं है तो उसकी न्यूट्रिशन सप्लाई बंद हो जाएगी, तो उसकी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो रेजिडुअल बैक्टीरिया में डाई आफ्टर ऑब्चुरेशन बिकॉज ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ फिलिंग मटेरियल, एक्सेस डिनाइड टू न्यूट्रिएंट्स और डिस्ट्रप्शन ऑफ द बैक्टीरियल इकोलॉजी। दूसरा काज ये है कि बैक्टीरिया चलो कैनाल में होते हैं आपकी ऑब्चुरेशन के बाद, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होते या उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो पेरियापाइकल या पेरिरेडिकुलर इन्फ्लेमेशन कराएं या बॉडी को कोई डैमेज करें। थर्ड एक बैक्टीरिया उस लोकेशन में है जहां से वो सिस्टमिक में नहीं जा पा रहे, पेरियापाइकल रीजन में उनकी एक्सेस नहीं है, वो नहीं क्रॉस कर पा रहे, टच से बाहर नहीं निकल पा रहे, जिसकी वजह से भले बैक्टीरिया अंदर कैनाल में है लेकिन इन्फेक्शन नहीं करवाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 काजेज हैं जिसकी वजह से आपके अगर कुछ बैक्टीरिया रह भी जाते हैं कैनाल में लेकिन आपने ऑब्चुरेशन अगर अच्छे से कर दिए, लीकेज वगैरह नहीं की, तो वो पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं करवाएगा। उसी में ये है कि नेक्स्ट जो पार्ट बी था क्वेश्चन का कि बैक्टीरिया दैट रेजिस्ट इंट्राकेनाल प्रोसीजर एंड आर प्रेजेंट इन द कैनाल एट द टाइम ऑफ ऑब्चुरेशन कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड दे डू द फॉलोइंग। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि अगर ऑब्चुरेशन के टाइम पे बैक्टीरिया रह गए लेकिन वो इन्फेक्शन करवाएंगे, तो वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिसमें वो इन्फेक्शन करवा
सकते हैं अगर आपने ऑब्जर्वेशन भी अच्छी की है लेकिन बैक्टीरिया भी कुछ छोड़ दिया है। एक तो वो एक वायबल बट नॉन कल्टीवेबल स्टेज में चले जाते हैं। वायबल बट नॉट कल्टीवेबल स्टेज ये है कि वो जिंदा तो रहते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ रुक जाती है, और जब एनवायरनमेंट उनको फेवरेबल मिलेगा तो वो ग्रो कर लेंगे, तो वो अपने आप को एक हाइबरनेशन पीरियड में लेके चले जाते हैं। दूसरा जो उसका काज है कि उनकी बैक्टीरियल कम्युनिटी में जिसमें कोरम सेंसिंग सिस्टम या फूड वेब्स, जेनेटिक एक्सचेंज, ये सारी चीजें आपके एक बायोफिल्म में कवर हो जाती हैं। मतलब एक प्लेटफॉर्म में वो अगर बैक्टीरिया हैं तो वो रेजिस्ट करते हैं नॉर्मली आपके इरिगेशन को, तो उस प्लेटफॉर्म में ज्यादातर हम फाइलिंग के थ्रू हटाते हैं। लेकिन काफी बैक्टीरिया जो डेटिलन ट्यूब्यूल्स में चले जाते हैं और अब खुद को एज अ प्लेक में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको फिर डिसइंफेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है, और फिर वो आप भले कितनी भी अच्छी आरसीडी करें लेकिन पेशेंट को वो इन्फेक्ट करवाएंगे, पेरियापाइकल लीजन्स करवाएंगे। थर्ड, ऑब्जर्वेशन के टाइम पे आपके बैक्टीरिया का लोड ना नहीं था कि डैमेज करवाएं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनकी अगर न्यूट्रिशन सप्लाई आ रही है कहीं ना कहीं से, तो वो उनकी ग्रोथ किसी भी वक्त इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि वो पेरियापाइकल लीजन करेंगे और होस्ट को डैमेज करेंगे। फोर्थ ये कि आपने अपेक्स पे ऑब्जर्वेशन, ज्यादातर हम समझते हैं कि कोरोनरी ऑब्जर्वेशन हमने अच्छी जीपी आ गई, लेकिन ज्यादातर जो मेन इंपॉर्टेंट काज ऑफ फेल्यूर होता है पेरियापाइकल लीजन होने का और रूट कैनाल के फेल्यूर का, कि हम अपेक्स को अच्छे से सील नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो अपेक्स पे रह जाते हैं वो आराम से पेरियापाइकल रीजन में चले जाएंगे अपाइकल और लेटरल फोरामिना के थ्रू। देन वो अपेक्स या अपेक्स से न्यूट्रिशन लेके फिर उनकी ग्रोथ अगर इंक्रीज हो गई तो फिर वो डैमेज करेंगे और उनका वायलेंस फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सेल्स उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। या फिर कुछ जो आपका फिफ्थ फैक्टर है कि कुछ पेशेंट्स में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके वायलेंस फैक्टर आपके कुछ भी आप करें, इरिगेशन करें, फाइलिंग करें, अच्छे से करें, लेकिन वो इम्यून सेल्स उनको बीट नहीं कर पाते और उनकी वायरुलेंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि पेरियापाइकल लीजन्स वो डेवलप कर देते हैं और किसी भी इरिगेंट को वो रिस्पॉन्स नहीं देते। और ज्यादातर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी होस्ट की जो रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, उसकी इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। इम्यून सिस्टम जितना हमारा स्ट्रांग होगा, लीजन उतना ही देर से डेवलप होगा और कम चांसेस होते हैं किसी भी पेरियापाइकल लीजन को डेवलप होने के लिए। Then the other question was what are the indications ऑफ एडहेसिव मेटल कास्टिंग। ये आपके पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री पीओपी में एग्जैक्ट ये चार इंडिकेशंस लिखे हुए हैं चैप्टर नंबर 11, अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डेंटल इरोजन, एट्रीजन और एब्रेजन, इनामल हाइपोप्लेजिया। देन उसी में पार्ट बी था उसी क्वेश्चन का कि टेक्निक ऑफ एडहेसिव मेटल कास्टिंग, तो एग्जैक्ट ये पूरे स्टेप्स आपके लिखने हैं, वो भी इसी चैप्टर के चैप्टर नंबर 11 एडवांस्ड रिस्टोरेटिव पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री से लिए गए। एग्जैक्ट जो स्टेप्स बुलेट पॉइंट्स में लिखे हुए हैं वो ये आपने कॉपी पेस्ट करने हैं, नथिंग एल्स। जो स्टेप्स हैं बुलेट पॉइंट में एग्जैक्ट वही लिखने हैं इसमें, तो ये मैंने इसमें मेंशन कर दी, आप बुक से देख सकते हैं, मैं आपको स्लाइड भी शेयर कर दूंगा इसकी। Then the other question was what are the causes of adverse pulpal reaction after the restorative procedure। ये एग्जैक्ट तो कहीं भी बुक में नहीं लिखा, लेकिन अगर आप बुक को थॉरोली पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट्स कुछ मिलेंगी। खास करके अगर आप चैप्टर नंबर 14 पल्प रिएक्शन टू कैरीज एंड डेंटल प्रोसीजर पढ़ेंगे तो आपके जो चैप्टर की फर्स्ट पेज पे जो बॉक्स दिया गया है जिसमें हेडिंग्स दी गई है कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसमें ज्यादातर आपको एमसीक्यू ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से फैक्टर्स होते हैं। लेकिन आपने एससीक्यू में ये फैक्टर्स एक्सप्लेन करने हैं। तो एक फैक्टर है कि प्री एग्जिस्टिंग पल्पल इन्फ्लामेशन, ऑलरेडी आपकी कैरीज या ट्रॉमा की वजह से पल्प इन्फ्लेम्ड हो तो ज्यादा उसके ऊपर आप कोई भी प्रोसीजर करेंगे तो और एडिशनल ट्रॉमा आएगा उस पेशेंट को। और जो ऑलरेडी आपकी इरिटेटेड पल्प है वो आपकी रिवर्सिबल वाली इरिवर्सिबल में चली जाएगी, नॉर्मल वाली रिवर्सिबल में चली जाएगी। सेकंड इज फिजिकल इरिटेशन ड्यूरिंग प्रोसीजर, जैसे हीट जनरेशन फ्रॉम द हैंड पीस का डेसिकेशन हो जाएगी। हीट जनरेशन अगर आपने विदाउट एयर वाटर कूलेंट आपने हैंड पीस यूज किया कैविटी प्रिपरेशन के दौरान, क्राउन प्रिपरेशन के दौरान, तो वो डैमेज करेगा। ओवर ड्राई कर दिया आपने, एस्पायरेट हो जाएंगे आपके ओडोंटोब्लास्ट।
इस पे एक बीसीक्यू भी आया है पास्ट पेपर्स में कि ड्यूरिंग टूथ प्रिपरेशन पल्प नेक्रोज हो रही है। एक सिनेरियो था जिसमें था कि ना एयर चल रही है ना वाटर चल रही है, तो क्या उसका काजेज है, तो उसमें एक यही भी ऑप्शन था कि एस्पायरेशन ऑफ ओडोंटोब्लास्ट एस्पायरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी पल्प नेक्रोसिस हो रही है। द थर्ड इज वाइब्रेशन। अगर आपके बर न्यू नहीं है या हैंड पीस में ऑयलिंग नहीं है तो वो वाइब्रेट करेगा बर और आपके पल्प को डैमेज करेगा और हीट प्रोड्यूस करेगी। वाइब्रेशन के थ्रू हीट प्रोड्यूस होगी और हीट आप ऑलरेडी मैकेनिज्म हमने पढ़ा कि वो टेम्परेचर पल्प का इंक्रीज कर देगी और डेसिकेट कर देगी। 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पल्प का टेम्परेचर और पीडीएल का इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ये भी काफी रिपीटेड बीसीक्यू होता है। उसी में जो थर्ड फैक्टर है बायोलॉजिकल एंड केमिकल इरिटेंट। आपके बायोलॉजिकल इरिटेंट्स कहाँ से आएंगे? आपके रेजिडुअल बैक्टीरिया आपने कैरीज में छोड़ दिए, आप ट्रिपल सिरिंज चला रहे हैं, उसकी कंटेमिनेटेड वाटर लाइन्स हैं, ट्यूबिंग वगैरह खराब पड़ी हैं, और आप हैंड पीस चला रहे हैं, हैंड पीस में जो पानी आ रहा है वो भी आपका ऑलरेडी किसी पाइपलाइन से आ रहा है, पाइपलाइन आपकी साफ नहीं है। इचिंग एजेंट्स, आप इचेंट्स यूज कर रहे हैं तो वो केमिकली इरिटेट करेंगे। अगर आपने क्योरिंग सही नहीं की तो आपके मोनोमर्स रह जाएंगे जो आपको लीच करेंगे और डेंटिनल टेबल्स पे से जाके पल्प को इरिटेट करेंगे। एंड द फोर्थ इज पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज। पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज के वजह से क्या होगा? माइक्रो लीकेज होगी। माइक्रो लीकेज के बाद इंटरनल स्ट्रेसेस और क्रैक्स बढ़ेंगे। तो एक तो लीकेज से वहां से इरिटेंट चले जाएंगे, दूसरा क्रैक्स के थ्रू इरिटेंट्स चले जाएंगे, तो दोनों तरफ से आपकी पल्प इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डैमेज ही होगी। एंड द फोर्थ इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ रिस्टोरेटिव प्रोसीजर टू द पल्प, जो रिड्यूस रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस, जो मेजर फैक्टर है पल्प को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्पेशली अगर कम हो तो पल्प इन्फ्लामेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइडियली जो बेस्ट आपका पल्प प्रोटेक्शन मटेरियल है वो है रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस या रेजिडुअल डेंटिन थिकनेस हम उसको बोलते हैं। जितनी कैविटी डीप होगी आपकी डेंटिनल टेबल्स उतनी वाइड और ज्यादा एक्सपोज होगी, जिसकी वजह से जो आपकी लेंथ है डेंटिनल टेबल्स की कम हो जाएगी। लेंथ कम होगी तो बैक्टीरिया इजीली पेनिट्रेट कर लेंगे पल्प को, बिकॉज ऑफ द वाइड डेंटिनल टेबल्स एंड शॉर्ट डेंटिनल टेबल्स। अदर फैक्टर इज क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स ऑफ इंसल्ट। आपकी ट्रॉमा हो गई, केरीज हो गई, ऊपर से आपने टूथ प्रिपरेशन कर दिया, ऊपर से आपने मटेरियल लगा दिया, तो ये सारे मिलके एक पल्प को डैमेज करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स ऑफ द इंसल्ट्स। या फिर अगर आपने टेम्पररी रिस्टोरेशन लगा दी तो वहां से लीकेज ऑलरेडी होगी तो वो इरिटेट करेगी। या फिर आपने ड्यूरिंग टूथ प्रिपरेशन आपने ना एयर यूज की ना वाटर यूज की, तो इनडायरेक्टली वो भी हीट जनरेट करके आपको डैमेज करेगी। एंड द अदर क्वेश्चन वाज व्हाई इंट्रा एनामल प्रिपरेशन इन वीनियर। ये आपके चैप्टर नंबर आर्ट एंड साइंस में चैप्टर नंबर 9 में एग्जैक्टली लिखा हुआ है। ये इंटरनेशनल एडिशन की बात कर रहा हूँ। मैं रिकमेंड करूंगा आईएमएम या एफसीपीएस वालों को साउथ एशियन एडिशन ना पढ़ें। साउथ एशियन एडिशन में काफी चीजें जो फाइनल ईयर लेवल के लिए है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए नहीं है। उसमें काफी जो बीसीक्यूज आपके पार्ट आईएमएम या पार्ट 2 में निकल रहे हैं वो आपके ज्यादातर आर्ट एंड साइंस से आते हैं, और एससीक्यूज ज्यादातर आपके समिट से निकल रहे हैं। लेकिन ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जो भी बीसीक्यूज है अबाउट 60 to 80% आपके पूरे आर्ट एंड साइंस के होते हैं, और वो रिकमेंड करूंगा इंटरनेशनल एडिशन वाला वो पढ़ें। वाई इंट्रा एनामल प्रिपरेशन इन विनियर्स, एक तो काज ये है कि हम नो प्रिपरेशन विनियर को अवॉइड करें। क्यों? अगर नो प्रिपरेशन विनियर हम यूज करेंगे तो हमें बॉन्डिंग के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, तो विनियर्स आपके ओवर कंटूर्ड हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो विदाउट प्रिपरेशन आप विनियर लगाएंगे तो आपकी इचिंग वगैरह प्रॉपर नहीं होगी, बॉन्डिंग सही नहीं होगी, क्योंकि जो सुपरफिशियल लेयर होता है वो फ्लोराइड रिच होता है, उसको इचिंग नॉर्मल इचिंग इतना ओपन नहीं करती ट्यूब्यूल्स एनामल रॉड्स को, जिसकी वजह से हमें करनी पड़ती है। दूसरा, थर्ड इज रफ सरफेस, ताकि बॉन्डिंग हमारी इंक्रीज हो, सरफेस एरिया हमारा इंक्रीज हो। और फोर्थ इज फिनिश लाइन, ताकि हमें विनियर्स लगाने में आसानी हो, कहीं भी मार्जिन ऐसा ना हो कि विनियर प्रिपरेशन हमने एक डायरेक्शन में की जो हमारे दूसरे डायरेक्शन में जाए। देन उसमें क्वेश्चन था स्टेप्स ऑफ इंट्रा ओरल विनियर रिपेयर। स्टेप्स ऑफ इंट्राओरल विनियर रिपेयर में तो 3 आपके ये समिट ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में चैप्टर नंबर 17 से ये मैंने लिखा था। ये काफी बार रिपीट हुआ है एसीक्यू
कि एक तो पोर्सलिन फ्रैक्चर साइट को इच करेंगे 9.5% हाइड्रोफ्लोरिक एसिड फॉर 20 to 90 सेकंड। इस पे बीसीक्यू भी आता है, रिपीटली काफी बार बीसीक्यू आया है। एंड द स्टेप 2 इज veneer is washed and dried, saline is placed and allowed to dry, एंड द रिपेयर विद द कंपोजिट रेजिन। उसको ये 3 जस्ट स्टेप्स हैं, क्योंकि वो क्लियर कट पूछ रहा है कि इंट्राओरली आप वीनियर को कैसे रिपेयर करेंगे, एक्स्ट्रा कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। देन इज causes of veneer failure, उसी में इसी को था, ये भी आपके चैप्टर नंबर 17 पोर्सलिन veneer समिट फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में ऑलरेडी मेंशन्ड है। एक तो अनफेवरेबल अक्लूजन, second is significant parafunctional habits, third is large dentin bonding surface, and fourth is bonding to existing restoration, fifth is marginal staining, and sixth is the micro leakage। तो ये फैक्टर्स हैं आपके जो वीनियर फेलियर के काजेज होते हैं इसमें। देन क्वेश्चन था कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिटेंशन ऑफ अमलगम पिन इनटू द डेंटिन एंड अमलगम। ये भी आपके चैप्टर नंबर 10 आर्ट एंड साइंस जो आपका इंटरनेशनल एडिशन है उससे लिया गया है, तो कोशिश कीजिएगा। वो बुक को मैं रिकमेंड करूंगा, आपके साउथ एशियन एडिशन को दोबारा मैं कह रहा हूँ रिकमेंड नहीं करूंगा। So the factors which affect the retention of amalgam pin into dentin and amalgam, it is pin type and design, आपका पिन डायामीटर, पिन लेंथ, एंड आपका नंबर ऑफ पिन्स, सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिन एंड पिन होल लोकेशन। ये आपके फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं रिटेंशन के लिए, अमलगम की रिटेंशन के लिए। एंड इसी में एक पार्ट बी था क्वेश्चन का, व्हाट फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हेन डिसाइडिंग हाउ मेनी अमलगम पिन्स टू बी प्लेस्ड। ये भी आर्ट एंड साइंस चैप्टर 10 में पूरे इनके ऊपर डिस्क्रिप्शंस दी गई है, हेडिंग्स हैं उन टॉपिक्स की। एक तो अमाउंट ऑफ मिसिंग टूथ स्ट्रक्चर, अमाउंट ऑफ डेंटिन अवेलेबल, अमाउंट ऑफ रिटेंशन रिक्वायर्ड एंड साइज ऑफ पिन। इनके बारे में अगर डिस्क्रिप्शन लिखना है तो भले लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे, अगर नाम भी लिखेंगे तो एक्सेप्टेबल हो जाएगा आपका एसीक्यू। इन अदर उसी में जो पार्ट 3 था क्वेश्चन का, वो भी आपके चैप्टर नंबर 10 क्लिनिकल टेक्निक्स फॉर अमलगम रिस्टोरेशन आर्ट साइंस से लिया गया है। फेलियर ऑफ पिन रिस्टोरेशन, ये आपकी ऑलरेडी उसी में पिक्चर दी गई है कि 5 किस्म के फेलियर होते हैं। एक तो फ्रैक्चर ऑफ द रिस्टोरेटिव मटेरियल ए टाइप पे, एंड 2 सेपरेशन ऑफ पिन फ्रॉम द रिस्टोरेटिव मटेरियल, 3 फ्रैक्चर ऑफ द पिन, and 4 separation of pin from the dentin, and E fracture of the dentin। ये फैक्टर्स आपके हैं जो आपको पिन रिटेंशन रिस्टोरेशन की फेलियर करवाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि नॉन कैरियर सर्वाइकल लीजन हैव अ मल्टीफैक्टोरियल etiology। एक the causative factors are not eliminated, these lesions tend to progress and enlarge when they are detected। The operator first must say whether the area needs to be restored, what are the factors that need to be considered while making decision। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने समिट और आर्ट एंड साइंस दोनों से बनाया है कि समिट में कौन सी पॉइंट्स लिखी हुई है, आर्ट एंड साइंस आप दोनों में से कोई भी लिख लें। एक समिट में जो पॉइंट्स लिखी हुई है, इनएबिलिटी टू एलिमिनेट और ग्रेटली रिड्यूस द रेट ऑफ लीजन progression through elimination of etiological factors, aesthetic unacceptability of lesion to the patient, and significant sensitivity of exposed dentin to cold, liquid foods and air, threat to the strength of the tooth and integrity of coronal radicular unit because of the lesion's depth। ये बेसिक काफी बार रिपीट हुआ है, ये याद रखना है। मे बी आए मे बी नहीं, लेकिन काफी पास पेपर्स में भी रिपीट हुआ है ये। आर्ट एंड साइंस में इसका जो आंसर लिखा गया है, द डिफेक्ट इज सफिशिएंटली डीप टू कॉम्प्रोमाइज स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ टूथ, intolerable sensitivity exists and is unresponsive to conservative desensitizing measures, the area is affected by caries, the defect contributes to periodontal problem, the area is to be involved in the design of removable partial denture, and defect आपका पल्प के नजदीक है, डिफेक्ट एक्टिवली प्रोग्रेस कर रहा है, और पेशेंट को एस्थेटिक का इशू है तो उसमें आप रिस्टोरेशंस करेंगे।
Then the last, this was the last question of the IMM अगस्त 2024. होप आपको हेल्प मिली हो. अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो मैं आप लोगों की माइक ओपन कर रहा हूं. आप भले पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी, या अगर वॉइस करना चाह रहे हैं तो चैट में लिखना चाह रहे हैं तो वो भी पूछ सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, आर्ट एंड साइंस जो आप इंटरनेशनल एडिशंस कह रहे हैं उसकी कोई स्पेसिफिक चैप्टर सामने करनी है या वो पूरी बुक रीड करनी है? डॉक्टर साहब, अगर बीसीक्यूज के हवाले से मैं कहूँ तो वो आप रिकमेंड करूंगा कि पूरी बुक कवर करें, कोशिश करें. और फर्स्ट चैप्टर तो उनका इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्लूजन से वहां से काफी बीसीक्यूज भी बनते हैं. और ज्यादातर अगर मैं रिकमेंड करूंगा टुथ प्रिपरेशन के हवाले से तो वो आपका आर्ट एंड साइंस में अच्छा लिखा हुआ है, अमलगम आपका आर्ट एंड साइंस में अच्छा लिखा हुआ है. और आपका जो कॉस्मेटिक प्रोसेस, रिसेंट जो डिजिटल डेंटिस्ट्री है, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि समिट आपका अपडेट नहीं हुआ, लेकिन आर्ट एंड साइंस काफी अपडेट हो चुका है. उसमें काफी चीजें न्यू लिखी हुई हैं जो समिट में अवेलेबल नहीं है. तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि फर्स्ट चॉइस ऑपरेटिव वालों को पहले तो आर्ट एंड साइंस करें, क्योंकि उसमें लैंग्वेज काफी इजी लिखी हुई है, लेकिन बाद में फिर समिट को कवर करें. जी ठीक है, थैंक यू. सर ये सेकंड साउथ एशियन एडिशन और इंटरनेशनल एडिशन जो है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? देखिए, साउथ एडिशन में मैंने कहा था ना, ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, उसमें कोई एक्सप्लेनेशंस वगैरह इन डिटेल एनालिसिस नहीं लिखी गई. उसमें टू द पॉइंट बस चीजें लिखी गई हैं. जो रिसर्च के हवाले से या क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के हवाले से कोई भी उसमें चीजें नहीं हैं. लेकिन एफसीपीएस या आईएमएम वालों को जो भी एससीक्यूज या बीसीक्यूज आते हैं, ज्यादातर उसमें फोकस किया जाता है कि क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग पे हो. और एफसीपीएस में जो आईएमएम और एफ पार्ट 2 का पैटर्न है, उसमें जो थ्योरेटिकल नॉलेज है जस्ट लाइक रिसर्च बेस्ड पे तो इतना फोकस नहीं करते, जो टेक्निकल है रिसर्चेज हैं. लेकिन वो रिसर्चेज जहाँ पे क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिल रही है तो वो उस पर फोकस करते हैं एग्जामिनर्स. और वो पॉइंट्स आपकी आर्ट एंड साइंस के इंटरनेशनल एडिशन में मिलेंगी, आपके साउथ एशियन एडिशन में नहीं मिलेंगी. और कोई क्वेश्चन? सर जैसा एग्जाम में अगर कोई, जैसा आप बता रहे हैं ना, क्लिनिकल बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कोई ट्रॉमा का हो गया या इस तरह, तो ट्रॉमा की तो गाइडलाइंस हमेशा चेंज होती रहती हैं, तो क्या हम आंसर जो है वो अपनी बुक के अकॉर्डिंग लिखेंगे या जो अप टू डेट क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग है उसके अकॉर्डिंग होगा? देखिए, मैंने जो दोनों अटेम्प्ट्स पास किए हैं तो मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि जो आपके बुक्स में लिखे हुए हैं ट्रामा वाले चैप्टर्स, उनको जस्ट ओरिएंटेशन दे दें. लेकिन अगर आप एसीक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हैं ट्रामा का तो गाइडलाइंस को फॉलो करें, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेंटल ट्रामाटोलॉजी जो रिसेंट गाइडलाइंस हैं जस्ट उनको ही फॉलो करें. बाकी बुक वाले आंसर्स नहीं लिखें, क्योंकि मैंने अपने दोनों एग्जाम्स में आईएमएम और पार्ट 2 में गाइडलाइंस वाला आंसर लिखा था. कोशिश करें गाइडलाइंस का अगर आंसर लिख रहे हैं तो उसके बराबर में लिख दें कि ये मैंने आंसर यहाँ से लिया है, तो उस पे आपको प्लस पॉइंट्स मिलती हैं. आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रही हैं, भले अगर आपके बुक में आपके नहीं है लेकिन आपको याद है, आपने किसी आर्टिकल में पढ़ा है, उसका रेफरेंस जरूर दे दें अपने उस आंसर में टॉप हेडिंग पे कि ये आंसर इससे लिया गया. कि अगर आपकी बुक से वो की नहीं बनी हुई, अगर एग्जामिनर के पास की एक है लेकिन वो बुक की है, आपने लिखा है आर्टिकल का, तो वो आर्टिकल से वेरीफाई करके आपको आंसर की फुल मार्क्स दे देगा. जो मैंने अपने अटेम्प्ट में दोनों में किया था, मैंने जो भी आंसर लिखा था सबके ऊपर रेफरेंस दिया था कि ये वाला आंसर मेरे इस बुक से है, ये वाला आंसर मेरे इस आर्टिकल से. और मैंने आईएमएम के ट्रॉमा वाले क्वेश्चन पे आर्टिकल ही लिखा था और लिख दिया था कि आईआईडीटी गाइडलाइंस इस साल की. Any more questions?
जी सर एमसीक्यूज का थोड़ा आप गाइड कर सकते हैं कि किस तरह के होते हैं एमसीक्यूज आईएमएम में? एमसीक्यूज ज्यादातर तो क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड होते हैं। आईएमएम में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है? यस सर। अच्छा, तो एमसीक्यूज ज्यादातर आपके सिनेरियो बेस्ड होते हैं, जो क्लिनिकल सिनेरियोज आपके रूटीन ओपीडीज में जो आते रहते हैं, और उसमें के जो आंसर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू बुक होते हैं। तो वो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के लिए मैंने आपको कहा था ना, जैसे कि आर्ट एंड साइंस इस वजह से पढ़ना पड़ता है क्योंकि उसमें रिसर्चेस कुछ लिखी हुई हैं कि जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको आंसर या बीसीक्यू अटेम्प्ट तो उस रिसर्च के हिसाब से करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा बीसीक्यू के हवाले से। वरना मेरी एक एक ऐप है जिसमें हम एक प्रैक्टिस बीसीक्यू शेयर करते हैं डिफरेंट चैप्टर वाइज। आपको वहां से गाइडलाइन मिल जाएगी कि किस तरह के बीसीक्यूज आते हैं, लेकिन ज्यादातर क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड आते हैं। और कोई क्वेश्चन? किसी के पास जो कोई क्वेरी है तो पूछिए मुझसे। और कोई किसी को क्वेरी है तो पूछिए मुझसे, या तो फिर हम सेशन करें। ग्रुप में कुछ लोगों की ओपन नहीं हो रहा, तो उनको कोई हेल्प कर दे प्लीज कि क्या इनको इशू आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं एंड करूं सेशन को। ठीक है, तो फिर हम सेशन को इसको ऐड करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप में। अल्लाह हाफिज।